बयान पे आज भी कायम हूँ। जो बयान मैंने तलाक को लेकर दिया है, शरई तौर पर दिया है, आज भी कायम हूँ। जो बयान मैंने गौवंश को लेकर के दिया है, उसके ऊपर आज भी कायम हूँ। जो हमारे ऑफिस से ऑफिशियली बयान जारी हुआ, देखिए मीडिया कोई भी बयान जारी होता है उसका इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से करती है और अपने अपने हिसाब से न्यूज को बनाती है। हमारे यहाँ जो ऑफिशियली जो बयान जारी हुआ है, जो लेटर पैड पे जारी हुआ है, उस पे दीवान साहब कायम है, आज भी कायम है, आगे भी। दीवान साहब, आप ये बताएं कि सारी लड़ाई हुई गद्दी को लेकर हुई। आपने अभी कहा कि जो हेडिटी बनी हुई आ रही है, आपके बाद आपके बड़े बेटे उत्तराधिकारी के रूप में रहेंगे, तो आप क्या आज पब्लिकली ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके बाद जो भी होंगे वो उत्तराधिकारी के तौर पे आपके बड़े बेटे ही होंगे? मेरे बड़े बेटे ही होंगे उत्तराधिकारी के तौर पर, इसके अंदर कोई विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और दरगाह कमेटी मान्यता देने का अधिकार रखती है, अपॉइंटमेंट देने का करने का नहीं है, और हटाने का राइट भी किसी को नहीं। और आपने जो एक सेंटेंस पहले अदा किया कि गद्दी का विवाद किससे था? विवाद किससे था? विवाद तो 1947 के अंदर पार्टीशन जो हुआ था, उस वक्त जो ऑफिस होल्ड कर रहे थे वो विद फैमिली के माइग्रेट कर गया पाकिस्तान, तो द ऑफिस ऑफ सिटीजन फॉल्स बैक है। उनके वहां जाने के बाद में अब उस वंश में से कौन नियरेस्ट है उसको आधार बना करके मैटर हुआ था। उसमें इशू बना था, उसमें बाकायदा पर्टिकुलर इशू बना था। 7 इशू बने थे, 7 में 5 और 6 इशू जो था वो ये था। दीवान साहब, आपके भाई का ये भी कहना है कि जो अबुल कासमी साहब हैं मुफ्ती, उनसे उन्होंने फतवा तक लिया इसके। जी, वो फतवा मीन्स होता है डायरेक्शन, नॉट ए ऑर्डर। आप 50 फतवे लिया, मैं अभी मंगाई। मुफ्तिया कराम जो है ना, मुफ्तिया कराम को चाहिए कि ऐसे जो सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल्स हैं उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि अखबार की रिपोर्ट को लीगली वैलिड कोर्ट भी नहीं मानता है। तो मैं मुफ्तिया उज्जैन से भी अपील करता हूं कि वो हमारा जो आधिकारिक बयान ऑफिस से जारी हुआ है, हमसे बराह रास्त रास्ता रखें, हमसे पूछें, हम उनको ऑफिशियल कॉपी भेजेंगे और उसके अंदर बाकायदा अपनी राय देना। बोले कौन मना कर रहा है? दीवान साहब का बयान था शरई तौर पे जो कुरान में और हदीस में और जो रसूल पाक ने फरमाया है उस तरीके से तलाक को करें। अव्वल तो तलाक 1 वर्ड हो चाहे 3 वर्ड, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक नापसंद है, इससे बचें। लेकिन अगर देने भी पड़ती किसी मजबूरी के अंदर तो उसका जो शरई तरीका है वो वैसे दें। दीवान साहब का बयान ये था। एक सिटिंग के अंदर अगर उन्होंने 3 तलाक दिए तो वो तलाक तो हो जाएगी, लेकिन वैलिड तलाक कहलाएगी, लेकिन वो मकरू कहलाएगी शरई रोशनी में। उसके लिए ऑल्टरनेट ये है कुरान शरीफ के डायरेक्शन के हिसाब से, प्रॉफेट मोहम्मद के डायरेक्शन के हिसाब से, कि आप 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर आप 3 दफा उसको तलाक। पहली दफा तलाक दी, पहले मासिक धर्म तक आप उसका इंतजार करें। दूसरी तलाक दी, दूसरे मासिक दी। अगर वो इन 2 तलाकों के बाद में दोनों मिल जाते हैं, दोनों के बीच में इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं, तो वो वेल एंड गुड है। अदरवाइज तीसरी तलाक के ऊपर तो वो जो शरई रूल है वो एप्लीकेबल हो। इसके अगेंस्ट तो मैंने बोला ही नहीं है कहीं। आप लोगों के पास में मेरे बयान की कॉपी है, आप अपने लेवल पे पूरे इंडिया के इतने नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने मुफ्ती हैं उनसे शरई राय मंगा ले, और मेरे खिलाफ अगर वो फतवा देने के लिए तैयार है वो मंगा ले। इनको विचारधारा को इनके बहुत दिनों से पनप रही थी दिल में, तो इन्होंने आज ये इस तरीके से बेहुरमती मजार की भी करी, इस गद्दी की भी करी, और इस तरीके से उल्टी सीधी बयान उसके ऊपर हमें बड़ा दुख है इस चीज का। लेकिन आप लोगों को और आप लोगों के जरिए हम हिंदुस्तान की आवाम को, दुनिया के आवाम को बताना चाहते हैं, सजादा नशीन जिनको दीवान साहब कहा जाता है, ना तो उनको कोई अपॉइंट करने का अधिकार रखता है और ना उनको बरतरफ करने का अधिकार रखता है, और छोटे भाई को तो कतई तौर पर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, जब उन्होंने कहा कि साहब मैंने इनको बरतरफ करता हूं, तो भाई वहां पर उस वक्त ना गुम्बद शरीफ के अंदर रस्म अदा कर रहा था, पुल की रस्म। वहां से सीधा रवाना होकर बेगमदान के रास्ते से मैं उसी जगह पहुंचाऊंगा, तो वहां से भाग क्यों नहीं गए? गद्दी पे कब्जा क्यों नहीं रखा अपना? भागे क्यों? सबकी रस्म अदा की गई, सारी रस्म वहीं अदा हुई है, वहीं से रस्म की शुरुआत होती है और वहीं की रस्म खत्म होती है। इसमें आप लोग, चलिए आप ये बताइए दीवान साहब, क्या आप